नेसेस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शेयर मार्केट अब संभलने का मौका नहीं देगा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? वीडियो को पूरा वॉच करें, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। वीडियो को वॉच करने के दौरान कोई वैल्यू एडिशन हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप स्टॉक मार्केट को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो पिछले कुछ समय से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आया है स्टॉक मार्केट से। नंबर 1 मार्केट कैप रोटेशन हो रहा है और नंबर 2 सेक्टर रोटेशन हो रहा है। मार्केट कैप रोटेशन का मतलब क्या हुआ? देखिए, मार्केट कैप क्या होता है? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और उसमें आप माइक्रो कैप भी ऐड कर सकते हैं। तो पिछले कुछ समय से हो रहा है कि लार्ज कैप का जो पोर्शन है वो ज़्यादा गिर नहीं रहा है, स्लाइटली ऊपर जा रहा है। सेंसेक्स निफ्टी आप देख रहे होंगे ना, थोड़ा बहुत गिरावट हो रहा है बट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। लेकिन जब आप मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप्स को देखेंगे ना तो वहाँ पे रिलेटिवली गिरावट आ रहा है। आज का स्टॉक मार्केट अगर आपने सुबह से फॉलो किया है, सुबह लार्ज कैप्स भी गिरे हुए थे, लेकिन थोड़ी देर में ही वहाँ रिकवरी आ गया, सब कुछ पॉजिटिव हो गया। लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप गिरे हुए हैं, खासकर स्मॉल कैप्स तो बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। तो देखिए, ये हम काफ़ी समय से डिस्कस कर रहे थे ना, वैल्यूएशंस कि मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप्स में वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया है, लार्ज कैप रिलेटिवली स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। तो इसीलिए ये जो भी रोटेशन हो रहा है और आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा होगा, जब तक स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप्स का वैल्यूएशन भी थोड़ा रीजनेबल नहीं हो जाता है, तब तक ये होता रहेगा। नंबर 2 है सेक्टर रोटेशन। देखिए, कोविड के बाद से ही ये बहुत हुआ है। सेक्टर रोटेशन का मतलब क्या हुआ कि कुछ सेक्टर जो कि अच्छा कर रहे हैं, कुछ समय के बाद वो डाउन होंगे, दूसरे सेक्टर्स वापस आएंगे, उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लगेगा। तो कोविड के बाद से अगर आप देखेंगे तो सेक्टर रोटेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। अलग अलग सेक्टर्स ऊपर आ रहे हैं, फिर नीचे जा रहे हैं, फिर ऊपर आ रहे हैं। कोविड के समय ही अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ था, उस समय फार्मा आईटी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। नेचुरली आपको रीज़न पता होगा क्यों हो रहा था। और उसके जस्ट बाद आप देखेंगे तो मेटल्स और केमिकल्स का भी परफॉर्मेंस बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हुआ। उसके बाद आईटी फार्मा बिल्कुल डाउन हो गया, मेटल भी डाउन हो गया, केमिकल्स तो बिल्कुल ही डाउन हो गया। उसके बाद वापस क्या आया? उसके बाद आया वैल्यू स्टॉक्स। पीएसयूज़ का परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ा दिया, इंफ्रा बहुत तेज़ी से ऊपर गया। रेलवे के स्टॉक्स या फिर डिफेंस स्टॉक्स बहुत तेज़ी से ऊपर गए। और पीएसयू बैंक्स, उनका एनपीएस घट गया, मार्जिन थोड़ा बढ़कर आने लगा, प्रॉफिट्स बढ़ गया, तो पीएसयू बैंक्स का ही परफॉर्मेंस बहुत तेज़ी से आया। लेकिन फिर से सेक्टर रोटेशन बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। मतलब काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज़ में आपने देखा होगा ना, परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है कुछ सालों से। तो एक तो वैल्यू और ग्रोथ का है वो रीज़न। कुछ लोग वैल्यू को फॉलो करते हैं, कुछ को ग्रोथ को ज़्यादा फॉलो करते हैं एज अ स्ट्रैटेजी। तो एक तो वो रीज़न है। दूसरा रीज़न ये भी है कि सेक्टर रोटेशन इतनी तेज़ी से हो रहा है ना कि बहुत सारे फंड मैनेजर्स इसको सही से पिक नहीं कर पा रहे हैं। और अगर पिक भी कर भी रहे हैं तो सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म के चक्कर में वो चेंजेस नहीं कर रहे हैं पोर्टफोलियो में, जिसके कारण काफ़ी जगह आपको अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। फिलहाल क्या चल रहा है? देखिए, फिलहाल क्या चल रहा है इसे समझने के लिए मैं आपको कुछ इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में बता देता हूँ। देखिए, रिकवरी अगर देखेंगे तो यू सेव्ड रिकवरी, वी सेव्ड रिकवरी या फिर के सेव्ड रिकवरी, आपने सुना होगा इन चीज़ों के अलावा। इसके अलावा बहुत सारा रिकवरी है, लेकिन कोविड के समय से समझाने के लिए मैं ये 3 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। देखिए, जब कोविड के समय स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिरा था, इकोनॉमी बिल्कुल ठप हो गया था, तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट को अगर आप देखेंगे ना तो वहाँ पे वी सेव्ड रिकवरी आया था। वी क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट गिरा तो बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा, लेकिन इमीडिएटली वापस आ गया था। 2020 में ही अच्छा खासा पॉजिटिव रिटर्न आ गया था। तो वहाँ पे वी सेव्ड, इमीडिएटली गिरा और फिर वापस आ गया था स्टॉक मार्केट। लेकिन इकोनॉमी को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे यू सेव्ड रिकवरी ऐड था। इंडियन इकोनॉमी की मैं बात बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गया था कोविड के समय, लेकिन उसके बाद कुछ समय तक ऑफकोर्स डाउन रहा और उसके बाद वापस आया। तो उसको आप यू सेव्ड रिकवरी बोल सकते हैं। जबकि आप जब सेक्टर्स का एग्जाम्पल लेंगे ना तो वहाँ पे आपको फिलहाल के सेव्ड रिकवरी याद रखना हो। के सेव रिकवरी का मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमी में कुछ सेक्टर्स बहुत अच्छा करेंगे। के ऐसे होता है ना, मतलब कि कुछ सेक्टर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं और कुछ सेक्टर्स नीचे वाला बिल्कुल डाउन है। तो कोविड के बाद से ये बहुत हो रहा है। तो अगर कोई टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट करता है या फिर म्यूचुअल फंड्स में जो एक्टिवली मैनेज करते हैं
अपने फंड्स को बहुत ज़्यादा बाय सेल करते हैं, एनुअल टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना होगा। तो फिलहाल अगर आप सेक्टर्स की आप बात करें तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट रेट मूवमेंट को समझना होगा कि इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट क्या है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का जो मूवमेंट है काफ़ी हद तक इंटरेस्ट रेट मूवमेंट पर डिपेंड करता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट कैसा है। तो फिलहाल क्या चल रहा है इंटरेस्ट रेट पे, देखिए वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर आप देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, आई एग्री, लेकिन ज़्यादातर यूएस देखें इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है। 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी लगातार उनका कम हो रहा है पहले के मुकाबले। यूरोपियन यूनियन में ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट कट हो चुका है और भी आने वाला है। यूके में भी कट हो चुका है और भी आने वाला है। इंडिया में भी इस साल तो मुश्किल लग रहा है, बट लेट्स सी, जल्दी ही यहाँ भी रेट कट स्टार्ट होगा। तो देखिए, जब भी रेट कट स्टार्ट होता है तो कौन कौन से सेक्टर्स अच्छा करते हैं, तो आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि जिन सेक्टर्स का मैं नाम लूँगा ना, मैं लास्ट ईयर से ही इनके बारे में आपको बता रहा हूँ। ऑलरेडी यहाँ पे आप अच्छा खासा रिटर्न भी देख चुके होंगे, आ रहा है और आने वाले समय में उम्मीद है कि थोड़ा और आएगा। देखिए आईटी नो ब्रेनर फिलहाल, क्योंकि यूएस में जब इम्प्रूवमेंट होगा, वहाँ इकोनॉमी और इम्प्रूव होगा, कंपनीज़ का परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा, तो आईटी सर्विसेज का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। तो इंडियन आईटी कंपनीज़ आपको पता है ज़्यादातर एक्सपोर्ट करती हैं, तो वहाँ पे इंडियन आईटी कंपनीज़ का परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगा। वहाँ पे रेट कट होगा तो जो वहाँ बैंकिंग सेक्टर है उसका ही परफॉर्मेंस उम्मीद किया जा रहा है कि थोड़ा और इम्प्रूव होगा। तो वहाँ पे वैसी आईटी कंपनीज़ जिनका बीएफएसआई जो सेगमेंट है वहाँ ज़्यादा रेवेन्यू आता है उस सेगमेंट से, तो वहाँ परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। तो आप ढूंढ सकते हो वैसे कौन सी कंपनीज़ हैं, उनका भी नियर फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होगा। देखिए ये तो आईटी हुआ। सेकंड फार्मा भी बहुत समय से डाउन था, लेकिन लास्ट ईयर से यहाँ भी पिकअप स्टार्ट हुआ और अब तो अच्छा खासा रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है फार्मा में। इसके अलावा देखिए बैंकिंग भी आप लोग हमेशा पूछते हैं ना क्या होगा। देखिए बैंकिंग तो मैंने हमेशा बोला है नो ब्रेनर, लेकिन ये भी साथ में बोला कि टाइम लगेगा इसमें। देखिए आईटी भी मैंने आपको बताया था, इस साल अगर आईटी कंपनीज़ का परफॉर्मेंस देंगे, परफॉर्मेंस नहीं आएगा। लेकिन स्टॉक मार्केट तो अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी आईटी स्टॉक्स रिटर्न देना शुरू कर चुके हैं। तो मैंने बताया ना, जो स्टॉक मार्केट है उसको आप भी की तरह देखें, इकोनॉमी को यू की तरह देखें और सेक्टर्स को के की तरह देखें, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा कि जो स्टॉक मार्केट है वो फाइनल मोमेंट का वेट नहीं करता, वो पहले मूव कर जाता है। तो यहाँ पे जब स्टॉक मार्केट को दिख रहा है कि भाई रेट कट आने वाला है यूएस में, मोस्टली 18 सितंबर को एक 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट उम्मीद किया जा रहा है। क्या होगा ये तो फाइनली उसी दिन पता चलेगा, लेकिन हाँ लग रहा है कि उस समय एक रेट कट होगा और उसके बाद लगातार नवंबर और दिसंबर में भी रेट कट्स होंगे और नेक्स्ट ईयर तो और भी रेट कट होगा, जो कि एक पॉजिटिव है ओवरऑल। तो उसको देख कर लगता है कि आईटी कंपनीज़ का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, कंपनीज़ का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। तो स्टॉक मार्केट उसका तो वेट नहीं करेगा, ये तो पहले मूव करता है, तो इसीलिए रिटर्न्स ऑलरेडी आना शुरू हो गया। लास्ट ईयर से ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप लोग रेगुलरली वॉच करते हैं हमारा यूट्यूब चैनल। फार्मा भी वही देखें ना, फार्मा बहुत समय से डाउन एंड आउट था। यूएस में भी फार्मा कंपनीज़ का एक्सपोर्ट बहुत होता है, वहाँ भी काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं। तो वहाँ भी उम्मीद है कि यूएस में जो बिज़नेस है फार्मा कंपनीज़ का, इंडियन फार्मा कंपनीज़ का, वो और भी इम्प्रूव होगा। तो उसके कारण फार्मा कंपनीज़ में भी अच्छा खासा रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है और आने वाले समय में शायद और भी आए थोड़ा बहुत। बैंकिंग के साथ भी वही इशू है जो कि आईटी में मैंने बताया। बैंक का जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल, मार्जिन्स की मैं बात बोल रहा हूँ, ये पूरे साल डाउन रहेगा, ठीक है। हुआ क्या है कि वहाँ कॉस्ट ऑफ फंड इंक्रीज़ हो गया है ना, एफडी रेट्स उन्हें बढ़ाना पड़ा है। उसके कारण जो उनका जो मार्जिन्स है, मार्जिन का मतलब क्या हुआ कि एफडी में जो इंटरेस्ट देते हैं और लोन जिस रेट पे देते हैं, दोनों का जो डिफरेंस है, तो लोन हमेशा ज़्यादा रेट पे देते हैं, एफडी का रेट थोड़ा कम होता है, तो ये जो मार्जिन है वही उनका प्रॉफिट होता है। तो जब एफडी का रेट बढ़ जाएगा तो ऑफकोर्स ये मार्जिन थोड़ा घट जाएगा ना, तो वही हो रहा है बैंक्स के साथ, मार्जिन थोड़ा कम हो रहा है। और जब इंटरेस्ट रेट घटेगा तो शॉर्ट टर्म के लिए वो एक तरह से आप नेगेटिव ही देखें, क्योंकि देखिए जब इंटरेस्ट रेट घटेगा तो बहुत सारे लोन, तो आपको पता है रेपो रेट पे बहुत लोग ना, बहुत सारे बैंक्स ने उसे सेट कर रखा है। तो रेपो रेट जैसे ही घटेगा बैंक का लोन रेट इमीडिएटली घट जाएगा। एफडी का रेट थोड़ा घटाने में शायद उन्हें समय लग जाए, और प्लस एफडी के लिए तो उन्हें प्रॉब्लम भी हो रहा है, एफडी ज़्यादा आ नहीं रहा है, तो थोड़ा बहुत मार्जिन पे और फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, बिजनेस बैंक्स का बहुत बढ़ेगा जब इंटरेस्ट रेट घटेगा। तो क्यों बढ़ेगा? क्योंकि पता है आपको लोन्स का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा ना, हाउसिंग लोन और ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, ऑटो लोन्स और ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, क्योंकि लोन सस्ते हो रहे हैं तो ज़्यादा लोग लोन लेंगे। तो बैंक का बिजनेस तो ओवरऑल तेज़ी से बढ़ेगा, लेकिन मार्जिन्स कुछ समय के लिए थोड़ा हिट होगा। बट हाँ, स्टॉक मार्केट अगेन पहले मूव करता है। तो ऑल्दो बिजनेस ये पूरे साल बैंक्स का कोई बहुत ज़्यादा अच्छा आपको शायद रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल बैंक का तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस खराब है, लेकिन रिलेटिवली मार्जिन वाइज मैं बोल रहा हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा पहले के मुकाबले जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, या थोड़ा बहुत शायद हिट हो।
बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट ईयर से ऑफकोर्स वहाँ भी पॉजिटिविटी आएगा। लेकिन स्टॉक मार्केट लेट्स सी, बैंक्स का वैल्यूएशन भी देखें तो बहुत अट्रैक्टिव है, तो ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में वहाँ भी हम अच्छा खासा ट्रैक्शन देख सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज बहुत अट्रैक्टिव है और कुछ जो बैंक्स हैं उनका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटेड कंपनीज़ का ही परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। इस बार मानसून अच्छा रहा है तो वहाँ भी इम्प्रूवमेंट आएगा ना। टू व्हीलर रिलेटेड कंपनीज़ या फिर ट्रैक्टर रिलेटेड कंपनीज़ या फिर एफएमसीजी सेक्टर, वहाँ भी इम्प्रूवमेंट आप देख सकते हैं आने वाले समय में। अब यहाँ से जान लेते हैं कि डाउन क्या क्या जाएगा। के में एक ये तो अप हो गया, के का डाउन क्या क्या होगा। तो देखिए जो लास्ट 2-3 ईयर से कुछ ना थीम्स या सेक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, ऑलरेडी हम डाउन टर्न वहाँ देख रहे हैं। डिफेंस, रेलवे, देखिए यहाँ भी ऐसा नहीं है, मीडियम टर्म तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो गया, ये बात हमेशा ध्यान में रखें। बट हाँ, फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि सिक्लिकल है ना, ऊपर नीचे चलता रहेगा, तो फिलहाल क्यों डाउन चल रहा है, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इसीलिए आप डिफेंस के स्टॉक्स देखें या फिर रेलवे के स्टॉक्स देखें, बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है रिसेंट टाइम्स में, और थोड़ा बहुत शायद यहाँ से और गिर सकता है। बट हाँ, अगेन मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं लग रहा है फिलहाल। जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है, अगर उस पॉलिसी पे गवर्नमेंट बना रहता है तो यहाँ भी पॉजिटिविटी है। बट हाँ, शॉर्ट टर्म हिकअप्स होंगे, सिक्लिकल है, वैल्यूएशन ज़्यादा हो गया था, गिर गए। उसी तरह से ऑटो या इंफ्रा देखें तो देखिए दोनों ही रेट कट जब होता है तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है, दोनों के लिए, इंफ्रा के लिए भी और ऑटो के लिए भी। लेकिन ऑटो में क्या हुआ है कि देखिए पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो नेचुरली ना अप डाउन सिक्लिकल है, तो वैल्यूएशंस भी थोड़े ऊपर चले गए हैं और बहुत ज़्यादा सेल्स हुआ है, तो वहाँ भी स्लो डाउन थोड़ा आ रहा है, तो थोड़ा समय के लिए ऑटो भी डाउन रहेगा, फिर ऑफकोर्स ये भी वापस आएगा। इंफ्रा भी वही है, वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ऑल्दो जब रेट कट होगा तो ऐसा नहीं कि इंफ्रा डाउन होगा, यहाँ भी परफॉर्मेंस वापस आएगा, ये भी अच्छा परफॉर्मेंस देगा। इन सेक्टर्स के साथ साथ दो ऐसे सेक्टर्स जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स को जनरली मैं बोलता हूँ कि दूर रहें। अगर मार्केट का बहुत अच्छा आइडिया है सालों से मार्केट में, तब तो आप कुछ भी कर सकते हैं, वो अलग है। लेकिन अगर मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं है तो यहाँ से दूर रहें। नंबर 1 है मेटल, बहुत ज़्यादा रिस्की है ना। ओवरऑल जब देखेंगे कि डिफरेंट जो इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पे ग्रोथ बढ़ेगा तो नेचुरली मेटल का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, तो यहाँ भी अप मूव आएगा, लेकिन फिर भी बहुत रिस्की है। सिमिलरली केमिकल, ये भी बहुत ज़्यादा सिक्लिकल है। तो मेटल्स और केमिकल्स, इन दोनों से आइडियली रिटेल इन्वेस्टर जिन्हें मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं है उन्हें इनसे दूर रहना चाहिए। इवन रिटेल इन्वेस्टर्स मैं बोल रहा हूँ जो मार्केट में बहुत सालों से हैं, बहुत कुछ उन्हें पता है, वो भी जनरली इस तरह के सेक्टर्स में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लेते हैं, तो यहाँ से अगर दूर रहें तो अच्छा होगा। इंटरेस्ट रेट मूवमेंट के बाद सेकंड पॉइंट होगा अर्निंग्स। देखिए इंटरेस्ट रेट मूवमेंट तो ओवरऑल पॉजिटिव है क्योंकि डाउन हो रहा है, तो वो तो पॉजिटिविटी है। लेकिन हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है लॉन्ग टर्म में, स्टॉक मार्केट किसके बेसिस पे अप या डाउन होता है, वो अर्निंग्स सबसे ज़्यादा जरूरी। तो हमेशा ध्यान में रखें कि अगर आपके कंट्री की जो कंपनीज़ हैं उनका अगर परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म वो अच्छा करेगा ही, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इंडियन कंपनीज़ का अर्निंग्स देखें तो इस बार का देखें तो पहले के मुकाबले थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन काफ़ी अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं है। 12-13-14% के आसपास का अर्निंग बहुत अच्छा अर्निंग होता है। अर्निंग मीन्स प्रॉफिट ग्रोथ। तो अर्निंग फ्रंट पे फिलहाल तो ऐसा कोई कंसर्न नहीं है, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट मूवमेंट पॉजिटिव है, अर्निंग ग्रोथ पॉजिटिव है। कंपटीशन भी अगर आप देखें ना वर्ल्ड वाइड, तो इंडिया तो एक मेजर इकनॉमी है और दूसरा मेजर इकनॉमी हमारे रीजन में क्या है, चाइना। चाइना ऑफ कोर्स इंडिया से बहुत आगे है, कई गुना आगे बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी चाइना के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे स्लो डाउन आ रहा है। और प्लस चाइना का जो पहले इक्वेशन हुआ करता था यूएस के साथ, यूरोप के साथ, वो बहुत डाउन हो गया है। चाइना जो इतना ज़्यादा ग्रोथ आया है ना, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा हेल्प मिला था चाइना को, बिकॉज ऑफ यूएसएसआर फैक्टर। पुरानी बात है, वो कभी मैं बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन अब क्या हुआ है कि ना यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ को समझ में आ गया है कि चाइना अब धीरे धीरे पावरफुल हो रहा है, वो किसी की नहीं सुन रहा है, उससे जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। पहले उन्हें लगता था कि कंट्रोल में रहेगा, बट ऐसा होता नहीं है। जब भी कोई पावरफुल बन जाता है तो अपने अकॉर्डिंगली वो काम करता है, वही चाइना के साथ हो रहा है। तो वहाँ से काफ़ी हद तक सपोर्ट हटा है। उसके बाद अगर आप रीसेंट रिपोर्ट्स पढ़ेंगे ना, तो जापान की बहुत सारी कंपनीज़ का भी वहाँ इन्वेस्टमेंट है, तो वो भी धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। ताइवान की कंपनीज़ का भी इन्वेस्टमेंट है, वो भी कम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे एक तो वहाँ इकोनॉमिक स्लो डाउन है, उसका प्रॉब्लम है, प्लस बाहर की भी जो कंपनीज़ हैं जिनका बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, वो भी धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है। तो इसका एडवांटेज ऑफ कोर्स वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ को मिल रहा है, क्योंकि नेचुरली वहाँ अगर काम बंद होगा तो काम कहीं बाहर जाएगा, क्योंकि कंपनीज़ का काम तो बंद करना नहीं, यहाँ बंद करेंगे तो दूसरी जगह ले जाएंगे।
तो इसीलिए चाइना प्लस वन आपने सुना होगा, तो उसका बेनिफिट इंडिया को भी मिल रहा है। ऑफ कोर्स जितना एक्सपेक्टेशन था, उम्मीद था, उतना तो ज़्यादा नहीं मिला अभी तक, लेकिन हाँ मिल रहा है। एप्पल एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, बहुत सारा बिजनेस इंडिया को मिला है वहाँ से, और भी दूसरी कंपनीज इंडिया में आ रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, आने वाले कई सालों तक इसका बेनिफिट इंडिया को मिलता रहेगा। चाइना से बिजनेस मूव आउट करेगा, दूसरे कंट्रीज़ में जाएगा, और उसका एक हिस्सा इंडिया में भी आएगा। और नंबर थर्ड पॉइंट है वैल्यूएशन, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि वैल्यूएशंस को देखकर ऑफकोर्स ऐसा लगता है कि नियर फ्यूचर में लार्ज कैप्स का परफॉर्मेंस रिलेटिवली मिड कैप और स्मॉल कैप से ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन साथ ही आप ये भी ध्यान में रखें कि जब भी इंटरेस्ट रेट कट होता है तो जो स्मॉल साइज़ की कंपनीज़ हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इनफैक्ट उनके लिए ज़्यादा पॉजिटिव है एक तरह से, क्योंकि उनका लोन रिक्वायरमेंट रिलेटिवली ज़्यादा होता है, और प्लस उन्हें लोन मिलने में दिक्कत भी होता है थोड़ा ना। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो उन्हें सस्ते रेट पे लोन मिलेगा, लोन मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, तो उनके लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है। तो ऑफ कोर्स वैल्यूएशन एक कंसर्न है, लेकिन फिर भी जो अच्छी क्वालिटी की कंपनीज़ हैं, मिड कैप हो स्मॉल कैप है, वहाँ भी अच्छा खासा रिटर्न आएगा। अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो हमेशा ध्यान में रखें कि हमें ट्राई करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टे इन्वेस्टेड रहें ना। बहुत ज़्यादा पैसा कैश में रखेंगे, मार्केट गिरेगा तब इन्वेस्ट करेंगे, वैल्यूएशन ज़्यादा है, इन चक्करों में आइडियली हमें नहीं पड़ना चाहिए। देखिए अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत सेक्टर रोटेशन हो रहा है तो आप टैक्टिकल कॉल ले सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इक्विटी में आप खुद के फंड मैनेजर होते हैं, तो वहाँ पे ऑफकोर्स वहाँ भी थोड़ा बहुत चेंजेस, बहुत ज़्यादा चेंजेस करेंगे तो पैसा वहाँ भी नहीं बनेगा, बट हाँ थोड़ा बहुत चेंजेस। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आप अपना पैसा किसी और को दे रहे हैं, वहाँ पे आप फंड मैनेजर नहीं, कोई दूसरा फंड मैनेजर है जो कि आपके पैसे को मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पे हमें ट्रस्ट शो करना चाहिए, क्योंकि जो भी मैनेज कर रहा है मोस्टली बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, सालों से कर रहे हैं। तो पैसा वहाँ पे दिया, उन्हें आप टाइम दें ना, मतलब कैश कॉल लेना है, इन्वेस्ट करना है, ये सब कॉल उनका होगा, आपका नहीं होगा। आप वहाँ पे फंड मैनेजर नहीं है। तो ट्राई करें कि अपना मार्केट कैप एलोकेशन डिसाइड कर ले कि लार्ज कैप में इतना करना है, मिड कैप में इतना करना है, स्मॉल कैप में इतना करना है, और उसी को फॉलो करें लगातार। मार्केट ऊपर है नीचे है क्या हो रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इन चक्करों में ज़्यादा नहीं पड़े, लॉन्ग टर्म में ये सब मैटर नहीं कर रहा है। अभी जो इंटरेस्ट रेट अप डाउन हम बात कर रहे हैं, कुछ समय के बाद शायद ये डिस्कशन ही नहीं हो, 1-2 साल के बाद तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरा कुछ स्टोरी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब शॉर्ट टर्म की बातें, ऑफकोर्स हमें जानना चाहिए कि मार्केट में क्या हो रहा है, वो अलग चीज़ है, लेकिन इन चीज़ों के चक्कर में पूरा पोर्टफोलियो चेंज करना वो मतलब नहीं बनता है। ऑफकोर्स ये जो सेक्टर रोटेशन हो रहा है, अगर कोई सेक्टर का कॉल लेता है ना, जैसे सेक्टोरल फंड्स ऑल दैट, उसमें कोई अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वहाँ पे टैक्टिकल कॉल लेना चाहता है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ले सकता है। लेकिन डाइवर्सिफाइड फंड्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट हैं। डाइवर्सिफाइड फंड्स के लिए इन चीज़ों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। ये भी जो भी सेक्टर रोटेशन हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, ऑफकोर्स फंड मैनेजर्स को भी ये पता है, अगर चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो मोस्टली वो लोग भी चेंजेस करेंगे। और एनी आपको एक फंड में तो इन्वेस्ट कर नहीं रहे हैं, आप 4, 5, 6 फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर कोई 1-2 फंड मैनेजर सही से पिक नहीं भी कर पाता है, तो ऐसा नहीं कि सारे फंड मैनेजर्स गलत होंगे, कहीं ना कहीं से तो आपको रिटर्न मिल ही जाएगा। और मार्केट सिक्लिकल अप डाउन लगा रहता है, तो अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई करें, मार्केट कैप एलोकेशन का ध्यान रखें, लॉन्ग टर्म तक बने रहें। आप लोग का हमेशा क्वेरी आता है, मेल आता है ना, 1-2 महीने के बाद ये रिटर्न कम हो गया, क्या बेच दूँ? तो फिर इन्वेस्ट क्यों किया आपने? देखिए बेचना कोई सॉल्यूशन नहीं है, एग्जिट लोड है, टैक्सेशन है, और उसके बाद फिर कहाँ इन्वेस्ट करें वो अलग हेडेक है। इसीलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करते ही वक्त आप ट्राई करें कि अच्छे फंड में इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छा खासा फंड है, और एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो बने रहें, एटलीस्ट फ्यू ईयर्स का टाइम दें। हाँ 2-3 साल तक बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं आया तब तो बिल्कुल बेच दे, वो अलग चीज़ है, लेकिन 1-2 महीने 5-6 मंथ्स इसके बेसिस पे कॉल नहीं लें। और म्यूचुअल फंड में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो मोस्टली आपके रिटर्न्स हिट होंगे। इस वीडियो का टॉपिक शेयर मार्केट संभलने का मौका नहीं देगा, मैंने इसीलिए रखा था ताकि आपको मैं बता सकूं कि देखिए स्टे इन्वेस्टेड रहें। मैंने बहुत कुछ आपको बताया, उन सभी चीज़ों को अगर आपने सुना है सही से तो मोस्टली मार्केट पॉजिटिव है, एकमात्र नेगेटिव है वैल्यूएशन, लेकिन इसका आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये वैल्यूएशन कम होना ज़्यादा होना हमेशा बना रहेगा, बीच बीच में मार्केट गिरता भी रहेगा, लेकिन उससे हमें क्या लेना देना। हमने 10, 15, 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ पर हमें बने रहना है। ज़्यादा पैसा कैश में नहीं रखें, खासकर म्यूचुअल फंड्स
फंड्स में अगर आपके पास बड़ा पैसा है, सही बात है मिड स्मॉल कैप में वैल्यूएशन ज़्यादा है, अगर इन्वेस्टमेंट करना है कोई एसआईपी से कर रहा है तब तो बेस्ट है, झंझट ही नहीं है। लेकिन बड़ा पैसा है साथ में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, मैंने हमेशा बताया है 6 मंथ्स का एसटीपी करें, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान, वो बेस्ट है। उससे अच्छा सॉल्यूशन इस तरह के मार्केट में आपको नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, लार्ज कैप में अगर आप चाहें तो 2-3 ट्रांचेज में धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ वैल्यूएशन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है ताकि मैं समझा सकूं कि म्यूचुअल फंड्स में कोई बड़ा कैश कॉल नहीं ले। अगर कैश कॉल लेना है तो फंड मैनेजर को लेने दें, उसका काम है। आप स्टे इन्वेस्टेड रहें, थोड़ा बहुत पैसा या एग्री वो आप रख सकते हैं, बट ज़्यादातर पैसा हमें इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। मेंटली हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि फ्यूचर किसी को पता नहीं है, मार्केट कभी भी गिर सकता है। गिरता है डजेंट मैटर, बस हमें बने रहना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स आते हैं। कोविड के समय मार्केट कितना गिरा, कुछ महीने के अंदर ही वापस आ गया। 2007-8 ना 50% के लगभग मार्केट गिर गया था, कुछ महीने में वापस आ गया। तो बस उस पीरियड को हमें झेलना है, मेंटली हमें प्रिपेयर्ड रहना है। दैट्स इट, सो स्टे इन्वेस्टेड। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।